Hello everyone, a very good evening. As we all know that we are doing the Indian the Limitation Act 1963, and this is the last lecture of the Limitation Act 1963. In the last session of the सबसे पहले हेडिंग डाल लें हम लोग द लिमिटेशन एक्ट 1963 डे नंबर इज 05. लास्टली हमने पार्ट 3 तक सब कुछ कवर कर लिया था. पार्ट 3 माने सेक्शन 24 तक. सेक्शन 24 तक हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है. आज पार्ट नंबर 5 हम अगर पार्ट नंबर 4 अगर हम देखें, पार्ट नंबर 4 जिसकी हेडिंग है एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन. देखिए ये लास्ट डे है. इसके बाद एक रिकॉर्डेड सेशन वीडियो और आपको मिलेगा जिसमें जो शेड्यूल है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो चीजें हैं जिनका टाइम पीरियड आपसे स्पेसिफिकली डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछता है वो मैं अलग से आपको कभी रिकॉर्ड करके भेज देंगे, तो जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किन क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करना है, किन हेडिंग्स को ज्यादा फोकस करना है शेड्यूल से रिलेटेड. बहरहाल तो अभी जो पार्ट 4 है उसकी हेडिंग क्या है? एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन. आपके बेरेक्ट में लिखा होगा एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन, कब्जे द्वारा स्वामित्व का अर्जन. मतलब आप किसी चीज पर कब्जा जमाए रहें, उससे जो आपको स्वामित्व प्राप्त होगा उसकी बातें आपको इसमें मिलेगा. तो सबसे पहले आप इसके लिए क्या करेंगे? सेक्शन 25 खोलें. फर्स्ट इज सेक्शन 25. क्या कहता है आपका 25? एक्विजिशन बाय ईजमेंट, एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, चिरभोग द्वारा सुखाचार का अर्जन. मतलब कि अगर आप सुखाचारों का चीरभोग का मतलब है लंबे समय तक, तो फिर उससे क्या हो जाती है? प्रॉपर्टी आपकी ओनरशिप में आ जाती है. जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि सर हमारा इस जमीन पर इतने सालों से कब्जा है, तो कब्जे के आधार पर उसका स्वामित्व आपको प्रदान कर दिया जाता है. इस सेक्शन को आप पढ़ेंगे तो इसमें रहेगा कि जिस भी लैंड का या फिर कह लीजिए आप लाइट, एयर, बिल्डिंग, जिस भी चीज का एज अ ईजमेंट आप इंजॉय कर रहे थे, कितना है? 20 साल तक, फॉर 20 ईयर्स. ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए है. 20 साल तक अगर आप किसी चीज का क्या किए हैं? इंजॉयमेंट किए हैं विदाउट इंटरप्शन शब्द है यहाँ पर. किसी भी रूप से इंटरप्शन नहीं होने के कारण तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है. तो वो फिर आपका सामने वाले के राइट को उससे खत्म कर देता है. तो ये ईजमेंट अब्सोल्यूट हो जाता है. सुखाचार कैसा हो जाता है? अब्सोल्यूट राइट प्राप्त हो जाता है. दूसरी बात, अगर ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, जैसे नाचोस एक प्राइवेट कंपनी है, नाचोस गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ठीक है? तो ये जो अगर गवर्नमेंट की क्या है वो राइट, अगर गवर्नमेंट को है उस प्रॉपर्टी पर, तो उस प्रॉपर्टी पर आपको 30 इयर्स तक चाहिए होगा. ये बस ध्यान रखिएगा कि अगर प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट जाना है तो 20 साल तक आपने उस ईजमेंट को राइट को एंजॉय किया हो. अगर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, ठीक है, where the property over which a right is claimed under subsection 1 belongs to the government, तो वहां पर टाइम पीरियड 30 इयर्स है. ये आप ध्यान रखिएगा. अच्छा, इसमें जो शब्द यूज किया जाता है इंटरप्शन. इंटरप्शन का मतलब समझिएगा यहाँ पर क्या है. इंटरप्शन मामूली इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, डिसकंटिन्यूएशन हो जाना चाहिए आपके ईजमेंट के राइट में. अगर डिसकंटिन्यूएशन नहीं है तब वो इंटरप्शन नहीं माना जाता. एक्सप्लेनेशन पढ़िए. कोई भी बात इस धारा के अंदर विघ्न नहीं समझी जाएगी जबकि दावेदार से भिन्न किसी व्यक्ति के कार्य द्वारा बाधा हुए के कारण कब्जा या उपभोग का वास्तविक विच्छेद नहीं हो जाता है, और जब तक कि उस बाधा की तथा बाधा डालने वाले या बाधा डालना प्राधिकृत
करने वाले व्यक्ति की सूचना दावेदार को हो जाने के पश्चात 1 वर्ष तक वह बाधा सहन न कर ली गई हो। तो टाइम पीरियड भी ऐसा है कि अगर इंटरप्शन है तो कम से कम 1 साल तक का इंटरप्शन होना चाहिए और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ योर ईजमेंट राइट्स होना चाहिए। बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 26 की। बहुत छोटे छोटे सेक्शन है। सेक्शन 26 क्या कहता है? एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्सनर ऑफ सर्बियन टीनेंट। यहां पर एक है रिवर्सनर, ये बंदा समझिए कौन होता है। रिवर्सनर के राइट को यहां पर बेसिकली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जैसे फर्ज कीजिए ये है आनंद सर और ये है आशा मैडम, ये आनंद सर, ये है आशा मैडम, और आनंद सर ने कोई प्रॉपर्टी आशा मैम के नाम 10 साल के लिए लीज या किसी प्रकार से दिया। तो जब ये राइट खत्म होगा आशा मैडम का, तो ये प्रॉपर्टी कहां जाएगी? वापस आनंद सर के पास रिटर्न हो जाएगी। तो आनंद सर यहाँ पर क्या हुए? रिवर्सनर। ठीक है, ये बात समझिएगा, रिवर्सनर हुए। अब एक चीज और समझिएगा, ये जो सेक्शन कहता है यहाँ पे समझिएगा क्या है कि कोई बंदा है ए जो कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पर, किसी प्रॉपर्टी पर जो कि उसकी अपनी नहीं है, बी की है, उस पर इंजॉयमेंट कर रहा है ईजमेंट का। क्या कर रहा है? वेयर एनी लैंड और वाटर अपॉन विच ईजमेंट हैज बीन एंजॉयड और ड्राइव्ड हैज बीन, तो इस पर इसको चाहे ईजमेंट का राइट बाय द वर्च्यू ऑफ, चाहे ईजमेंट के रूप में एंजॉय कर रहा हो कोई अन्य व्यक्ति। इसको कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा ऐसे समझिएगा कि ये प्रॉपर्टी फर्ज कीजिए ए ने बी को लाइफ इंटरेस्ट के लिए दिया, लाइफ इंटरेस्ट आपको टीपीएम पढ़ाया हूं, या फिर 3 या प्लस मोर इयर्स के लिए दिया हो, किसी भी प्रकार से राइट्स एंजॉय करने के लिए। ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ लाइफ इंटरेस्ट या फिर 3 साल से अधिक के एंजॉयमेंट के लिए दिया। फर्ज करते हैं मार्च 2022 में कोई प्रॉपर्टी दिया गया। अब आपको पता है कि जब ये टाइम पीरियड खत्म होगा या फिर इस व्यक्ति की मृत्यु होगी तो वापस चला आएगा, लेकिन इस बीच क्या हुआ, एक भाई साहब सी एंट्री करते हैं कब? मार्च 2024 में, मार्च 2024 में ले लेते हैं चलो, और इस पर वो ईजमेंट का अधिकार जमाते हैं। अब आपको पता है ऊपर वाले सेक्शन में पढ़ा है कि कोई भी प्रॉपर्टी पर अगर कोई बंदा 20 साल तक ईजमेंट के राइट को मेंटेन रखता है तो प्रॉपर्टी पर एब्सोल्यूट राइट जनरेट कर लेता है। और ये मान लेते हैं कुछ टाइम बाद, लगभग 25 साल या 20 साल बाद, मार्च है, इस पे आप 20 और जोड़ दीजिए, तो लगभग 2044 में ये प्रॉपर्टी फर्ज करते हैं रिवर्ट बैक होने का क्लेम करते हैं। ठीक है, और ये व्यक्ति भी उस टाइम कहेगा कि सर मेरा भी कब्जा है, मेरा भी कब्जा है, या 25 साल ले लीजिए, आपने 25 साल टाइम का पीरियड रखा हो तो, है ना, 47 ले लीजिए, 247 में, और ये बंदा कहेगा 20 साल का क्लेम मारेगा, तो ये 2044 में कहना चाहिए कि सर ईजमेंट का मेरा राइट हो गया। लेकिन ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, जब कोई प्रॉपर्टी लाइफ इंटरेस्ट में या 3 साल से अधिक टाइम पीरियड के लिए किसी को एंजॉयमेंट में दी गई, तो कोई तीसरा पर्सन ऊपर वाले सेक्शन के आधार पर बीच में अड़ंगा लगा करके वो प्रॉपर्टी के ईजमेंट के राइट को एब्सोल्यूट नहीं कर सकता। बस इतना ये सेक्शन कहता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 27 की। सेक्शन 27 क्या कहता है, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया हूँ। सेक्शन 27 कहता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी after the determination of the period hereby limited to any person for instituting a suit or possession of any property, his right to such property shall be extinguished। तो उसका अधिकार खत्म हुआ है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहला वही लेक्चर रेमेडी सीख करने को खत्म करता है, अधिकार नहीं खत्म किया। अगर आनंद सर से आपने उधार लिया है, टाइम पीरियड खत्म हो गया, आनंद सर नहीं मांग पाए, तो लेने का अधिकार खत्म। क्या आनंद सर का ऋण खत्म हो गया, डेब्ट खत्म हो गया आपके प्रति? नहीं, अगर आपने कल को प्रॉमिस कर दिया तो आपको पे करना पड़ेगा। ये सेक्शन बहुत छोटा सा, प्यारा सा, नन्ना सा। अब जो सेक्शन 28 है ये रिपील्ड है। सेक्शन 28 रिपील्ड है।
सेक्शन 29 इसको सेल्फ कर लीजिएगा, वायवृत्तियां हैं। सेक्शन 30 की बात करते हैं अगर हम, सेक्शन 30 देखिए, इससे पहले 1908 वाला टाइम पीरियड था, ओ आपका लिमिटेशन एक्ट था, फिर 1963 में आया। तो ये उसकी बात करता है, प्रोविजंस ऑफ सूट्स, अपील, एप्लीकेशंस एक्सेट्रा फॉर विच द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज शॉर्टर देन द पीरियड। तो जो 1963 नया वाला है ना, इसमें जो टाइम पीरियड किसी भी सूट को लाने के लिए, किसी भी अपील को लाने के लिए इसमें दे रखा था 1908 में, उसकी अपेक्षा क्रम अनुसार इसमें टाइम पीरियड कम है। फर्ज कीजिए यहाँ 10 साल था, यहाँ 5 साल है। तो यहाँ पर ये चीज देखी जाएगी, ये चीज देखी जाएगी कि पहला पॉइंट में, जब ऐसी सिचुएशन हो उस केस में, जब ये एक्ट लागू होगा तो उससे 7 साल के भीतर आप केस फाइल कर दीजिए, या फिर अगर इसमें टाइम पीरियड शॉर्टर है, या फिर 1908 में टाइम पीरियड शॉर्टर है, जो भी अर्लियर टाइम पीरियड है उसको यूटिलाइज करेंगे। अगर 1908 से कम टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है तो उसको यूटिलाइज करेंगे, या फिर 7 साल के अंदर आपको इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद केस फाइल कर देना है। अब अगर 7 साल और उससे भी कम है, मान लेते हैं 1908 में 5 साल का टाइम पीरियड दे रखा था, तो जो भी पहले खत्म हो रहा है उस टाइम पीरियड को यूटिलाइज आपको करना पड़ता है। ठीक है, पहला वाला सेक्शन जो है सूट्स को लेकर के कहता है, दूसरा वाला एप्लीकेशन और अपील को लेकर के कहता है वही बात, बस उसमें 90 डेज के अंदर करना था। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, या फिर जो भी टाइम पीरियड पहले खत्म हो रहा, सेम लैंग्वेज में सेम चीज हो। सेक्शन 31 ये क्या कहता है, प्रोविजंस टू बी बार्ड और पेंडिंग सूट एक्सेट्रा। इस अधिनियम की कोई भी बात, ऐसे किसी वाद, अपील या आवेदन पर का संशोधित किया जाना शाक्य नहीं करेगा जिसके लिए इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 द्वारा परिसीमा कालन का अवसान इस धारा के प्रारंभ होने से पहले हो गया हो। कोई बड़ी बात नहीं कह रहा है। तो कुल मिलाकर के ये चीज पुराने वाले को इफेक्ट नहीं करेगी, और 32 आपका रिपील्ड है। सेक्शन 32 रिपील्ड है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक। बाकी एक शेड्यूल का एक छोटा सा कभी आपको वीडियो हम बना करके भेज देंगे, जिसमें आपको टिक करवा देंगे किन किन वालों को ज्यादा ध्यान देना। ऑल दो आप एक थ्रोली पढ़ लीजिएगा कि हाँ किस, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि किस, या फिर लिमिटेशन एक्ट में सबसे शॉर्टेस्ट लिमिटेशन टाइम पीरियड किसका है, कितना है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट कितना, लॉन्गेस्ट कितना टाइम पीरियड दे रखा है। ये क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन, तो इनको पढ़ लीजिए। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, मिलते हैं फिर कभी।